हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी विजय ट्यूटोरियल क्लासेस। जैसे कि मेरा पॉलिटिकल साइंस का जो लेक्चर है वो ख़त्म हो चुका है। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिएगा। हम पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज करवाए हैं। बहुत सारे उसमें लेक्चर अपलोड हुआ है, 16 या 17 लेक्चर अपलोड हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हम कराए हैं, तो आप लोग देख लेंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, आप जाकर सर्च करेंगे दी विजय ट्यूटोरियल क्लासेस ऑन यूट्यूब एंड यू गो टू प्लेलिस्ट एंड देन वॉच इट। ठीक है, वहाँ देख सकते हैं आप। 16 तक लेक्चर, 16 या 17 पार्ट है तो अपलोड हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अच्छे तरीके से समझाएं, तो आप लोग पहले उन्हें देख लीजिएगा। देख लेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। उसमें कुछ हम फंडामेंटल राइट है उनका सीरीज लाए हैं, वो भी बताए हैं। अमेंडमेंट है वो करवाएंगे, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा उस प्लेलिस्ट में जुड़ता जाएगा। अब हम क्या शुरू करेंगे? हिस्ट्री। हमारा पॉलिटिकल साइंस खत्म हो गया, हिस्ट्री शुरू करेंगे। हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी। उसके बाद टाइम मिलेगा तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो करवा देंगे। फिर आपका जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेगा आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं वो सारे चीज़ करवाएंगे। एग्जाम से पहले जितना वीडियो अपलोड होगा मैं अपलोड सारा करूँगा। उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा वो सारा भी आप लोगों को करवा दूंगा। कोशिश है कि एकदम आप लोगों को बेस्ट दिया जाए, कंटेंट क्वालिटी कंटेंट मिले, बिल्कुल फालतू वाला कंटेंट ना मिले। तो हमारे हिस्ट्री का लेक्चर देखिए, एक चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी। देखिए हुआ क्या कि हम बोले थे कि मंडे से ही आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करा दिया जाएगा हिस्ट्री का, पर नहीं हो पाया। आपको रीज़न पता ही है कि थोड़ा सा मैं मतलब बेटर फील नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल ही। सांस लेने में दिक्कत होता है जिसकी वजह से खांसी तो हुआ ही है, और एक तो खांसी के साथ साथ एक घाव भी हो गया है, मतलब गर्दन के पास में। तो ज़्यादा बोलने पर ना मतलब दर्द होने लगता है, तो उसका पेन किलर लेकर कोई ना काम करते। हमारा काम है कि हम देखिए, हमें कोई भी ना एक्सक्यूज़ को नहीं आने देते अपने लाइफ में, क्योंकि एक्सक्यूज़ ना हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। यार इनका काम है ये काम, हमारा काम है पढ़ना पढ़ाना। तो ये सब लाइफ का अलग पार्ट है, हमारा पार्ट है बस पढ़ाना। ठीक है बच्चे, तो हिस्ट्री का आज ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हम एक चीज़ और बताते रहे कि हमने पॉलिटिकल साइंस में क्या किया था, ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और इसमें ना आपके पहले पॉलिटिकल साइंस में 10 क्वेश्चन होते थे एक लेक्चर में, इसमें 15 क्वेश्चन होंगे। तो थोड़ा ज़्यादा लेंदी लेक्चर ना हो इसके वजह से मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेगा जिस क्वेश्चन में उसको ही इंपॉर्टेंट करके उसमें 2-3 अगर क्वेश्चन निकलता है तो बता देंगे। अदरवाइज आपको आंसर बता देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तो आपको इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चीज़ें होता है वो मैं करवा देता हूँ कि नहीं, वैसे मैं करवा दूंगा इसमें भी। ठीक है, देखिए ये आपका कर्नाटका में आएगा बच्चे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कि टू इस्टेब्लिश फ्रेंच सुपरमेसी इन इंडिया द गवर्नर जनरल अपॉइंटेड इन 1742 एडी। 1742 में आपका गवर्नर जनरल कौन अपॉइंट किया गया था? किस कंपनी की बात हो रहा है? फ्रेंच कंपनी। अब देखिए एक चीज बता रहे, जब हमारा देश, आप सुने होंगे ना कि हमारे देश पे अंग्रेज लोग राज किए हैं, बहुत सारे कंपनी आई है। क्या आई कंपनियां? ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रांस आई, डच आई, पुर्तगीज आई, ये बहुत सारे कंपनी आई है। समझ गए? तो ये सब कंपनी आकर हमारे इंडिया में कंपनी खोली और एक दूसरे से फाइट की, जो ज़्यादा दिन तक टिक गया वो रह गया। तो सब किसी का मतलब ये सारा कंपनी आई। ये कंपनी में जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये कंपनी ज़्यादा दिन तक रह गई। तो यही लोग तो हमारे देश पे अंग्रेज लोग राज किए। ठीक है, अंग्रेज लोग राज किए। फिर आज़ाद हमारा देश कब हो गया? 15 अगस्त 1947। तो बहुत सारा फाइट हुआ है। आज़ादी से पहले अंग्रेज आए थे तो ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से लड़े हैं, और इसमें से जो शक्तिशाली था, जिसके पास दिमाग था, वो रह गया, हमारे इंडिया पे राज किया। और जो ज़्यादा दिमाग नहीं था वो लोग इंडिया छोड़ के भाग गए। ठीक है, तो फ्रांस कंपनी, अब देखिए ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये फ्रांस कंपनी इंडिया में कब आई थी? तो फ्रांस कंपनी इंडिया में आपकी 1 तारीख को आया था, 1 सितंबर 1664। अब पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो 1600 ईस्वी में। ठीक है, अगर ये भी पूछा जा सकता है कि जो फ्रांस कंपनी है सबसे पहले अपना कंपनी कहाँ स्टेब्लिश किया, तो सूरत में, उसके बाद से मसूलीपट्टनम। समझ गए? अब देखिए ये फ्रांस कंपनी ना कितने वार लड़ी है, इनका देखिए कौन कौन सा वार हुआ। कर्नाटक में वार हुआ, फर्स्ट कर्नाटक वार, सेकेंड कर्नाटक वार, थर्ड कर्नाटक वार। ये फर्स्ट कर्नाटक, सेकेंड कर्नाटक एंड थर्ड कर्नाटक वार किनके बीच लड़ा गया था? तो फ्रांस और इंग्लैंड, आपका फ्रांस और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, ये तीनों लड़ाई।
अब आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि फ्रांस फर्स्ट कर्नाटक वार कब लड़ा गया, तो फर्स्ट कर्नाटक वार आपका, अगर ये भी कोई पूछ दे फर्स्ट कर्नाटक वार कब लड़ा गया, तो आप बता दीजिएगा कि फर्स्ट कर्नाटक वार 1740 से लेकर 1748 के बीच लड़ा गया फर्स्ट। और सेकंड कर्नाटक वार आपका कब लड़ा गया था, सेकंड कर्नाटक वार 1749 से लेकर 54 के बीच लड़ा गया। थर्ड कर्नाटक वार आपका 1758 से लेकर 63 के बीच लड़ा गया था। ये 3 वार लड़ा गया था, ठीक है। ये फ्रांस और ब्रिटिशियर्स के बीच लड़ाया गया था। और देखिए एक और क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट निकल सकता है, पूछा जा सकता है कि वांडीवास कब हुआ था, वांडीवास, ट्रीटी ऑफ वांडीवास कब हुआ था। अब ये पूछा जाएगा तो ये 1760 में हुआ था, ठीक है। ये फ्रांस के बीच हुआ था, ठीक है बच्चे। तो इससे जुड़ी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। तो अब तो हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व स्थापित करने के लिए 1742 में नियुक्त गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, आपके डुप्लेसी, ठीक है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए अगर ना फ्रांस के गवर्नर जनरल डुप्लेसी अगर रहते लास्ट तक, तो हमारे देश पर ब्रिटिशियस राज ना करके आपके फ्रांसीसी राज किए होते। ये डुप्लेसी ना काफी दिमाग के एकदम तगड़े बंदे थे। अगर ये रह जाते हैं ना, अगर इन्हें फ्रांस वाले लोग नहीं रिटर्न, देखिए ये भेजे लोग इंडिया में यहाँ पे गवर्नर जनरल के तौर पे, इन्होंने काफी अच्छे तरीके से अंग्रेजों को एकदम काफी धूल चटाई। तो जब धूल चटाई तो मान लीजिए कोई भी कंपनी आपको दूसरी कंपनी में भेजा है, क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए भेजा है, ट्रेड करने के लिए। आप लड़ाई लड़ोगे, कंपटीशन दोगे, दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये लोग लड़ाई वड़ाई जब शुरू हो गया, तो फ्रांस वाले लोग कहे कि बाबू साहब आप बहुत लड़ाई करे, काम करो तुम रिटर्न आओ फ्रांस। दूसरा जाएगा आदमी, दूसरा गवर्नर जनरल जाएगा, तो दूसरा गवर्नर जनरल आया, उसके बाद अंग्रेज लोग तो दिमाग के तेज है, तो अंग्रेज लोग हरा दिए उनको। उसके बाद से फ्रांस कंपनी बुरी तरीके से हार गया, फिर चला गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना स्टेब्लिश काफी अच्छा चलाया, फिर बहुत सारी कंपनी आई। तो ये डुप्लेसी के बारे में जान गए। तो आंसर नंबर क्या होगा, डी, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि नवाब अनवरुद्दीन ऑफ कर्नाटिक रीजन्स वाज यूज एज अ पाव भाई। देखिए यहाँ लिखा है इंग्लिश हिंदी में, कर्नाटकी क्षेत्र के नवाब अनवरुद्दीन को मोहरा के रूप में इस्तेमाल किया गया। ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो देखिए आपका अनवरुद्दीन कर्नाटिक रीजन की बात हो रहा है, यानी फर्स्ट कर्नाटक वार, सेकंड कर्नाटक वार, कोई भी तो वार हुआ होगा ना। तो वो वार किनके बीच हुआ था, फ्रांस और ब्रिटिश के बीच। तो देखिए ऑप्शन दिया है फ्रांसिस स्पेनिश, नहीं फ्रांसिस ब्रिटिश। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ फ्रांसिस पुर्तगीज दिया है तो गलत है, ठीक है। देखिए अब डच कंपनी भी आया था, पुर्तगीज भी आया था, स्पेनिश भी आया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया भी आया था, फ्रेंच कंपनी भी आया था। 5 कंपनी आई थी हमारी। ये कब कब आई थी सबको बताएंगे किसी वीडियो में। जो इंपॉर्टेंट लगा आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बता दिए, फ्रेंच के बारे में बता दिए, और आगे आएगा तो उनके बारे में बता देंगे, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि द डिस्ट्रिक्ट डेट कम अंडर द रीजन आइडेंटिफाई एज हैदराबाद कर्नाटका। अब देखिए हैदराबाद कर्नाटका के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। देखिए यहाँ लिखा है हैदराबाद कर्नाटका के रूप में पहचाने जाने वाली इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जिला। तो कौन कौन से जिला आते हैं ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन नहीं है, बस लग गया है, कर्नाटक में लगा दिए सर ने। वो जो पीपीटी टाइप करता है ना, वो उसे शिकायत करना पड़ेगा, कैसे भी क्वेश्चन लगाता है, उतना अच्छा नहीं है क्वेश्चन। ये आपके ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बिदार, गुलबाड़ा, यादगार एंड रैचौर में आया, ठीक है। ये हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट कोई अगर टॉपिक नहीं हमको लगा तो इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं निकलता है, इसलिए आंसर ही डायरेक्ट में बता देता। चलिए आगे बढ़ते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय द बाल गंगाधर तिलक इन 1916। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक है, इनमें 3 एक लीडर होते हैं, लाल, बाल, पाल। ये तीनों लीडर ना एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। पूछा जा सकता है कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे, तो 3 लाल, बाल, पाल, ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम। बाल गंगाधर तिलक 1916 में ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ले आए थे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन लाए थे होम रूल। तो होम रूल कब हुआ था, होम रूल का स्थापना कब हुआ था, देखिए यहाँ लिख दिया है 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा संगठित संगठन होम रूलिंग आर्य समाज स्वराज पार्टी स्थापना प्रथाना समाज, यहाँ लिख ही दिया गया है आंसर। तो ठीक है, होम रूलिंग आया था। अब पूछा जाएगा आपसे, ये भी पूछा जा सकता है कि होम रूलिंग कब आया था, ठीक है। तो ये आपके अप्रैल और सितंबर के बीच आया था 1916 में, ठीक। अब ये भी पूछा जा सकता है कि होम रूलिंग का स्थापना कौन किया था, तो बाल गंगाधर तिलक और आपके एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी,
ये अंग्रेज की एक लेडीज थी, ये इन्होंने होम रूलिंग की स्थापना की थी। ठीक है, तो इससे जुड़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि द रीजन फॉर चेंजिंग स्टूपर्ड क्रिप्स मिशन टू इंडिया बाय ब्रिटिश, ये तो आपके पॉलिटिकल साइंस में करवाए हुए हैं कि सर स्टूपर्ड क्रिप्स मिशन इंडिया में क्यों भेजा गया, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने के लिए। तो ऑप्शन दिया है, देखिए तो, नहीं टू पेसिफाई इंडियंस फॉर वार एजेंसी, नहीं वार अगेंस्ट जर्मनी, नहीं टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। हाँ, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अरे 3 लीडर नहीं आए थे, आपको बताया तो थे, सर स्टूपर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड एबी अलेक्जेंडर। इन तीनों लीडर के बारे में तो बताए थे, ये लोग तीनों लीडर आए थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण करने के लिए। याद रखिएगा नाम भाई, इससे जुड़िए। हाँ, फर्स्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मीटिंग कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 का। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये सब सारी चीज बता दिए हैं। चलिए 6 क्वेश्चन क्या है? द मीनिंग ऑफ ड्रेन थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन बाय दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी ना काफी, इनको ना ये इकोनॉमिक्स के समझिए ना एकदम काफी अच्छे लीडर थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रेन थ्योरी कब आया था, तो आप कभी भी अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए कि ड्रेन थ्योरी कब आया था, तो बोलेगा 1867 में आया था। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी जब ड्रेन थ्योरी को एक्सप्लेन किए थे तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था ना, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई भी सामान बनता है, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक्स, कोई भी आप सामान सर्विस वगैरह बनता है, तो उन सर्विस को आप क्या करिए, ब्रिटिश में भेज दीजिए, ब्रिटिश में भेज दीजिए, वहां पे रेवोल्यूशन ला देगा। जैसे मान लीजिए एक चीज बता रहा हूँ, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जब कोई सामान आपके इंडिया से किसी और कंट्री में जाता है तो उनको क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट, यानी एग्जिट, जैसे लिखा होता है ना गेट पर, एग्जिट यानी बाहर निकल जाओ, यानी इंडिया से बाहर जाएगा तो एक्सपोर्ट कहेंगे। इम्पोर्ट यानी इम्पोर्ट का मतलब एंट्री, इन मतलब आना। ठीक है, तो जब इंडिया से मतलब कोई सामान किसी और कंट्री से इंडिया में आता है तो उनको क्या कहते हैं? इम्पोर्ट। तो हुआ क्या है कि जो भी हमारे रॉ और मटेरियल थे ना, उनको इंडिया से बाहर भेजना शुरू कर दिए और वहां जाकर रिवोल्यूशन लाना शुरू कर दिया। तो ये इनका क्या था? इनकरेजिंग इम्पोर्ट नहीं, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हाँ, वो इंडिया में क्या किए थे, जैसे जो भी आप रॉ मटेरियल भेजते थे वो इंडिया में इसलिए भेजते थे ना ताकि रिवोल्यूशन लाए अच्छा से। ठीक, फिर क्या दिया सी नंबर में कि ट्रांसफर ऑफ इंडियन वेल्थ टू इंग्लैंड, रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंसिव, नहीं, ये क्या करते थे, जो भी ट्रांसफर ऑफ इंडियन वेल्थ था उनको इंग्लैंड में भेजते थे। जो भी हमारे धन उन था, यहाँ देखिए लिखा है, आयात को प्रोत्साहित करना, भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव, इंग्लैंड को भारतीय धन का हस्तांतरण लिखा है, सॉरी। तो जो भी आपके इंडियन का वेल्थ था उनको इंग्लैंड में क्या किया गया? हस्तांतरण किया गया। तो ये हो गया ड्रेन थ्योरी। ये ज्यादातर इससे पूछा जाएगा ना, इतना ये ना पूछे कि पूछा जा सकता है कि ड्रेन थ्योरी किनके द्वारा लाया गया, कौन एक्सप्लेन किया था? तो दादा भाई नौरोजी। कब आया था? तो 1867 में। अगर पूछा जाए उनका उद्देश्य क्या था, तो ये ट्रांसफर ऑफ इंडियन वेल्थ टू इंग्लैंड। ठीक है, इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछ दिया अलग है, कब पूछा है पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे क्वेश्चन तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे ही एग्जाम में। लिखा है कि द स्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज सेंशन बाय, ये कर्नाटका में है। तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? और 1773 में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना आपका 1773 में हुआ था। तो किस एक्ट में आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट में आया था। अब देखिए ये रेगुलेटिंग एक्ट है ना, अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले कौन सा एक्ट आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था? ये जो ब्रिटिशियर्स लोग थे ना, देखिए कंपनी जो आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे भी काफी ज्यादा झोल होता था। आप तो देखेंगे भाई, घूस का तो जमाना है, सब लोग इधर उधर झोल करते रहता था। तो इनको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग कंपनी आपका आया था। ये कौन लाया था? क्वीन एलिजाबेथ ने लाई थी। ठीक है, इनके फीचर बहुत सारे हैं तो हमें पढ़ना नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। यहाँ से फेडरेशन वर्ड निकला था। ठीक है, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट, आपका स्टेट लिस्ट, आपका रिजुडरी लिस्ट, उसके बाद यूनियन लिस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आया था। ठीक है, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, अगर ये देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो 1773 में, आप याद कीजिएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया था? 1861 में। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म कब आया था? 1909 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कितना कब आया था? 1935 में। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो ऑप्शन के थ्रू भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया आपसे इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए 8वां क्वेश्चन है कि द रीजन फॉर द राइज ऑफ ट्रेड कैपिटलिस्ट इन इंडिया इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में मतलब हिंदी में पढ़ देते हैं, 17th शताब्दी में भारत में व्यापार पूंजीपतियों के उदय का कारण क्या था। जो भी व्यापार करने वाले लोग थे उनका उदय का कारण क्या था। ठीक है, तो उनका उदय का कारण ये था कि वो डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड। 17th सेंचुरी में ना 17वीं में क्या हुआ, वो नया नया लैंड का डिस्कवर करने लगे कि भाई देखिए जैसे कैसे डिस्कवर करके हमारे इंडिया में चले आए लोग कि भाई इंडिया जो है सोने का चिड़िया है, यहाँ पे ना रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा मिलता है। यहाँ से रॉ मटेरियल लोग लेकर जाते थे ब्रिटेन में। ठीक है, और ब्रिटेन में ले जाने के बाद वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके सामान लाकर हमारे इंडिया में देखो कितना चालाक थे, इंडिया से ही कच्चा माल लेकर जाते थे और ब्रिटेन में उनको अच्छा से बना देते थे, कपड़ा लाता बना देते थे और ला के हमारे इंडिया में बेच देते थे, ऐसे करते थे। तो लोग 17th सेंचुरी में नया नया डिस्कवरी का लैंड हुआ, तभी तो देखे नहीं है ये कंपनी यहाँ है, उस समय कंपनी इधर उधर व्यापार करने जाती थी, डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड। ठीक है, आज अभी यहाँ देखिए लिखा है पॉलिटिकल मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब आपको समझा देता हूँ। जैसे आप लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, तो ट्रेन में सफ़र करते हैं तो देखे होंगे ट्रेन में चाय बेचने वाला आता रहो, ले लो चाय चाय चाय, हाँ जो भी है चाना ले लो चाहे कुछ भी ले लो, कुछ भी बेचने के लिए आते हैं ना, तो उन पर लिखा रहता है इंडियन रेलवे। ठीक है, तो उस रेलवे में आपको अधिकार क्या है कि मान ली जो भी इंडिया रेलवे है, रेलवे में जो कैंटीन है वही लोग बेचेंगे। किसी किसी रेल ट्रेन में क्या होता है कि कोई बाहरी लोग नहीं घुसता है, उसमें जो कैंटीन होता है वही लोग बेचते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, मोनोपोली। समझ गए, मोनोपोली का मतलब एक अधिकार, एक ही आदमी का अधिकार होगा। जैसे आपको समझाते हैं, एक मार्केट है, ठीक है, आपके गांव में एक मार्केट है, वहां पे एक ही दुकान है, एक ही दुकान है, एक ही दुकान है, तो वो दुकानदार वाला हो सकता है कि आलू आपको बाहर दूसरे जगह दूसरे बाजार पे 10 रुपया मिलता हो सकता है कि 12 रुपया लेगा, तो आप लेंगे ही लेंगे क्योंकि आपके घर के बगल में है। आप दूसरे जगह जाएंगे लेने के लिए तो 5 रुपया पेट्रोल का लग जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा। तो एक जो ये दुकान है, दुकानदार है, इसका अधिकार ज़्यादा है कि नहीं, इसको बोलते हैं मोनोपोली। समझ गए, ये होता है मोनोपोली। मार्केट फॉर फिनिश गुड्स, चीप लेबर्स नहीं। ये समझिए डिस्कवरी ऑफ न्यूलैंड के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग लॉर्ड रिपन्स इल्बर्ट बिल्स। अब लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल्स कब आया था, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। और ये इसमें देखिए, इसमें जब ये आया था तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, पूछा जाएगा इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो आपको बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव ये था। हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव आपको याद करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा जाएगा तो देखिए ऑप्शन दिया है, यूनिफॉर्मिटी इन द जुडिशियल सिस्टम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रिलीजियस रिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में क्या हुआ था जब ये आपका लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल आया था। तो लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल आया था इकोनॉमिक्स रिफॉर्म लाने के लिए। समझ गए, ठीक है। अच्छा चलिए थोड़ा सा हम भाई इसके बारे में बता रहे थे, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म। इकोनॉमिक्स रिफॉर्म कब आया था, 1991 में। 1991 में जब आपका इकोनॉमिक्स रिफॉर्म आया था तो एलपीजी का स्थापना हुआ। एलपीजी क्या होता है, ठीक है, लिबरल प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरल का मतलब हुआ कि बहुत सारे लोगों को मतलब छूट देना शुरू कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ कि जो लाइसेंस वगैरह था उनको रद्द करके सबको प्राइवेट करना शुरू कर दिया गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि जो भी हमारे व्यापार होंगे इंटरनेशनल लेवल पर होना शुरू हो जाएंगे। ये हो गया आपका एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप साइंस में बोलिएगा लाइट पेट्रोलियम गैस। अगर आपसे इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या था लॉर्ड रिपन इल्बर्ट का, यूनिफॉर्मिटी इन द जुडिशियल सिस्टम, इकोनॉमिक रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड ट्रांसपोर्ट इम्प्रूवमेंट। तो इनका ये था कि यूनिफॉर्मिटी इन द जुडिशियल सिस्टम, जो भी जुडिशियल सिस्टम था ना, जुडिशियल सिस्टम का मतलब न्यायपालिका, आप नाम सुने हैं ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनको क्या करना है, यूनिफॉर्मिटी। अगर मान लीजिए उनमें समानता नहीं है तो समानता लाना, ठीक है, न्यायिक प्रणाली में। तो ये काम किया गया, यूनिफॉर्मिटी इन द जुडिशियल सिस्टम। समझ गए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में चले गए।
जान गए। अब देखिए रिलीजियस रिफॉर्म का मतलब हुआ ना कि होता है, जैसे मान लीजिए आपके समाज में कोई कुरीतियाँ होती है। जैसे पहले क्या हुआ था, पहले आप देखे होंगे कि अगर किसी भी लड़की का शादी होता है, ठीक है, शादी होने के बाद उनकी पति मर जाती है, पत्नी सॉरी। जैसे मान लीजिए कोई लड़की का शादी हुआ और उनका हस्बैंड, ठीक है, उनका पति, अगर पति का डेथ हो जाता तो उनकी चिता पे बैठ के उस औरत को मरना होता था। तो उनको क्या कहा जाता था, सती प्रथा। तो ये अन्याय होता था ना, तो उस अन्याय को खत्म किया गया। तो ये इस बदलाव आया, तो इसको बोलते हैं रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट इम्प्रूवमेंट का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए पहले बैलगाड़ी से लोग जाते होते थे, अब क्या है, अब तो भाई मेट्रो है, मेट्रो से फटाक से कहीं भी चले जाइए। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट इम्प्रूवमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन रशिया वाज स्टेब्लिश बाई, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रशिया में कब स्टेब्लिश किया गया, तो बोल्शेविक में किया गया था, ठीक है। जो इसमें इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट नहीं निकल रहा है इसलिए नहीं बता रहे, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेगा हम खुद ही बता देंगे आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, यही है द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। फर्स्ट गवर्नर कब आया था इंडिया में, पुर्तगीज फर्स्ट कब आया था। तो आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया में आए थे, कौन आए थे, आप उनका नाम एक बार देखिए, पूछ सकता है ना कि थोड़ा मतलब अटपटांग भी पूछ सकता है, तो आप एक बार लिख लीजिए। बोलते हैं इनको फ्रांकिसो डी अल्मीडा। ये आपके फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज थे, समझ गए। फ्रांकिसो डी अल्मीडा, यहाँ लिखा ना ओनली डी अल्मीडा, हो सकता है कि आपको किसी ऑप्शन में दे दे फ्रांकिसो, ठीक है, या डी अल्मीडा। तो आप ये याद रखिएगा फर्स्ट गवर्नर अब पुर्तगीज कब आया था, तो आपके ये कौन था, उनके गवर्नर कौन थे, फ्रांकिसो डी अल्मीडा, ठीक है। ये इससे जुड़ी ये चीजें हैं। अब देखिए पूछा जा रहा है वेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट, प्लासी की लड़ाई कब लड़ा गया, तो 1757 में। आप मुझे देखिए कुछ कुछ चीजें आप ये सब पढ़ लीजिएगा, बक्सर की लड़ाई कब हुआ था आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ये प्लासी की लड़ाई हुआ, ये भी पूछा था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ये अगर चीजें आपके मैं देख ले रहा हूँ कि अगर अगर आ रहा है इस टाइप से क्वेश्चन, कभी एमसीक्यू सीरीज चलेगा ना, जितने लेक्चर आ रहा है उसमें अगर ये सब चीजें आ रहा है तो हो ही जाएगा, अगर नहीं आएगा तो हम अलग से सीरीज लाकर इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देंगे, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई एसोसिएटेड विद, ये देखिए आपके उत्तर प्रदेश में है। रानी लक्ष्मीबाई भाई उत्तर प्रदेश से थी, आपको तो पता ही है। तो किस जगह से आती थी, तो रानी लक्ष्मीबाई आपके कानपुर से आती थी, अवध से आती थी, झांसी से आती थी, या दिल्ली से। तो झांसी की रानी, आप नाम तो सुनिए, तो झांसी से आती थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या है कि द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाजवाद, ब्रह्मा, देखिए ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे, ये वो आपके उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए थोड़ा जान जाते हैं, राजा राम मोहन राय। अब देखिए ऑप्शन जो भी, इसका आंसर पहले मैं बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या है। तो देखिए आपका ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। और राजा राम मोहन राय ने भी सती प्रथा का नाम सुने ना, सती प्रथा के विरुद्ध सती प्रथा को खत्म किए थे राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये भी जानिए। अब देखिए स्वामी विवेकानंद, अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो ये क्या किए थे, ठीक है, ठीक है। स्वामी जैसे जैसे स्वामी विवेकानंद हो गया, दयानंद सरस्वती। अब चलिए दयानंद सरस्वती का नाम है ना, तो उनके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। जैसे दयानंद सरस्वती ने क्या किया है, आर्य समाज का स्थापना किया है, आर्य समाज का। अब पूछा जाएगा आपसे कि आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था, तो 1875 में, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे मान लीजिए कि स्वराज पार्टी है, इनका स्थापना कब किया गया, ठीक है, आपका ऑप्शन में था एक में, तो स्वराज पार्टी का स्थापना आपका किया गया था कब, 1923 में किया गया था। स्वराज पार्टी का स्थापना कौन कौन किए थे, आपके मोतीलाल नेहरू का नाम सुने हैं ना, तो ऑप्शन में दिया था एक, उधर मैंने बताया भी नहीं वहाँ पे। मोतीलाल नेहरू का नाम सुने हैं, जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, ये किए थे, और चित्तरंजन दास मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे, ठीक है। प्रार्थना समाज का भी स्थापना अगर कोई पूछे कब हुआ था, तो 31 मार्च 1867 में हुआ था। और प्रार्थना समाज का स्थापना कौन किए थे, तो आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। तो दयानंद सरस्वती के बारे में आप जान गए, ठीक है। और रामाकृष्ण परमहंस, ये क्या है आपके, इनका नाम सुने विवेकानंद, विवेकानंद के ही तो जन्म दिवस पर यूथ
इंटरनेशनल युद्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट 12 जनवरी को। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एमंग द फ्लोइंग हु इज कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किनको कहा जाता है? जो पूरा इंडिया में घूम घूम कर, निम्नलिखित में से किनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? घूम घूम कर अपना ज्ञान दिए आपके गौतम बुद्ध। बहुत अच्छा, ये गौतम बुद्ध का तो यार स्टोरी गजब का है, संन्यास ले लिए थे। इनका एक सीरीज भी है ऑन यूट्यूब पे भी, गौतम बुद्ध करके एपिसोड है, एकदम गजब का है। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया आपके इससे जुड़ी 15 क्वेश्चन आज का। तो जो भी बच्चे यहाँ अपना आंसर आप मैच कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगता है हमको, वो उसको हम बता देते हैं, और जिस क्वेश्चन में हमको इंपॉर्टेंट नहीं लगता उसको नहीं बताते हैं। और लेक्चर खत्म हो जाने के बाद तो आपको पता ही है, जैसे ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगेगा कि ये चीज़ स्किप कर दिए हैं, उनका तो सीरीज ला ही देते हैं। तो आप लोग बने रहिए, लेक्चर को देखते रहिए, बार बार मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिए। डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी पार्ट 2 में नए जोश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।